अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ज़बरदस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 9th क्लास केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं और इंशाल्लाह 100% नहीं तो 95% यही एमसीक्यूज आने हैं, क्योंकि आपने पिछले पेपर्स भी देखे होंगे, मैथ का भी देखा होगा। ये सारे वही एमसीक्यूज आ रहे हैं जो बुक के लास्ट में हैं, एक्सरसाइज वाले हैं, और 10th क्लास की केमिस्ट्री के भी बिल्कुल सेम वही एमसीक्यूज आए थे जो एक्सरसाइज वाले थे। अच्छा, सबसे पहले आप देख लें यहाँ से पहले चैप्टर का। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में जो हमने करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैंने निशानी लगाई हुई है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने करने हैं, पहले चारों बिल्कुल भी नहीं करने हमने। अच्छा, यहाँ से हमने जो एमसीक्यूज़ करना है पहला वो हमारे पास है 6 नंबर पे एमसीक्यूज़ है कि एक एमयू का एटॉमिक मास यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपने जो स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि मिलीग्राम में तो होता नहीं है, किलोग्राम में भी नहीं होता, ग्राम में होता है। और कितना ग्राम? 1.66। ये थोड़ा सा आप देख लें सही, 1.66 10 रेज़ पावर 24। तो आपने इसको क्या कर देना है, टिक कर देना, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास सातवां है कि दरज़ैल में से कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब जिसमें 3 एटम्स। अब देखिए यहाँ पे भी आपको 3 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 नज़र आ रहे हैं, 2 ये और 1 ये। तो उसके बाद O3 में भी आपको 3 नज़र आए, तो H2 में आपके पास 2 हैं, तो इसलिए ये आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा कि पानी के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। अच्छा, ये किलोग्राम में बिल्कुल भी नहीं होता, मिलीग्राम में भी नहीं होता, 18 है, ये ज़रूर है, मिलीग्राम में नहीं है, ग्राम में नहीं है, ये होता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो आपका जो दुरुस्त ऑप्शन बनेगा वो ये वाला बनेगा। उसके बाद H2O का मोलर मास, H2O आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि H2SO4 दे, वो हो सकता है ये कह दे कि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, तो ये आपके पास होता है 98 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 9.8 तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है, ग्राम 9.8 दोबारा है। अब यहाँ पे आपके पास कन्फ्यूजन होगी AMU में या ग्राम में, तो आपका जो ये होगा आपका ग्राम में 98 ग्राम। उसके बाद दरज़ैल में से O2 का मोलर मास AMU में कितना है, तो O2 का, अब O के 1 एटम्स का होता है 16, तो O के 2 एटम्स का होता 32 AMU होगा। उसके बाद आपके पास आ गया 11वां एमसीक्यू कि CO2 के 8 ग्राम में मोल्स की तादाद कितनी है। अब आपको पता है कि ये फार्मूला लगाना है, दिए गए मास ओवर मोलर मास, तो आप जब फार्मूला लगाओगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.18 आएगी, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद दरज़ैल में किस जोड़े के अरकान की आइंस की तादाद बराबर होगी, तो आइंस की अरकान की तादाद क्या होगी, C ऑप्शन में आपके पास दुरुस्त होगी। ये अगर आप फाइंड करके बंदा निकाले तब भी आपके पास निकाल सकते हैं, ये तो इधर एमसीक्यूज़ लगा लें। अच्छा, दरज़ैल में से किस जोड़े के अरकान के मास की तादाद बराबर होगी, तो अब देखें ये वाली बराबर होगी। अब ये देखें N2 है, तो N2 क्या मतलब है, यहाँ पे 14 होता है, तो N2 का मतलब क्या होता है 28 हो जाएगा। और ये कार्बन का 1 है, ये 12 होता है, और ऑक्सीजन का 1 होता है, तो कितना होता है 16, 12 और 16, ये भी 28 हो जाएगा। तो ये इनका मैथ्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये तो हो गए पहले के एमसीक्यूज़। अब देख लेते हैं हम दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज़। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने करना है तीसरा एमसीक्यूज़ करना है स्मार्ट सिलेबस में कि एटम के ऑर्बिट का तस्वर किसने पेश किया। तो एटम के जो ऑर्बिट का तस्वर था जी वो बोहर ने पेश किया, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद चौथा आपने करना है, तीसरा और चौथा, कि इनमें से किस शेल में सब 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है। तो M शेल जो होता है वो 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है, ना कि M। ठीक है, तो आपको दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा, M शेल। उसके बाद आपके पास 7वां और 8वां एमसीक्यूज़ हमने करने स्मार्ट सिलेबस में कि P सब शेल मुश्तमिल है। P सब शेल जो मुश्तमिल होता है 3 ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होता है, P ऑफ X, P Y और PZ। अच्छा, ड्यूट्रियम इनमें से क्या बनाने में इस्तेमाल होता है, तो ड्यूट्रियम इनमें से हैवी वाइटर बनाने में इस्तेमाल होता है, ये आपको दुरुस्त ऑप्शन है। पहले ऑप्शन कुछ लगी हुई है, कुछ गलत हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आगे अब चले जाएं हम तीसरे चैप्टर पर। अब तीसरे चैप्टर पर हम आ गए, तो सबसे पहले हमने पहला एमसीक्यूज़ करना है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस, के एटॉमिक रेडियस का रुझान आपने बताना है। ये क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है, बिल्कुल ये दुरुस्त ऑप्शन लगा हुआ है, यही आपका दुरुस्त ऑप्शन है, बी ऑप्शन, कि ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होता है, रेडियस बढ़ता है। अच्छा, जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है, तो ये आपके पास तारीफ़ हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी इसी एटम में इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है तो उस वक्त जो एनर्जी की मिकदार होती है, खारिज होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तारीफ़ इसी पेपर में आ जाए तो यही तारीफ़ आपने लिख भी देनी है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद तीसरे एमसीक्यूज़ आपने नहीं करना, चौथा आपके पास करना है कि लॉन्ग ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद जो है वो एटॉमिक नंबर पर है, वो दुरुस्त ऑप्शन लगा हुआ है पहले से, इसको टिक कर दें। 5वां, लॉन्ग ऑफ पीरियोडिक टेबल में मौजूद शक्ल में चौथा और 5वां पीरियड्स कहलाते हैं। जी, पहला पीरियड होता है शॉर्ट पीरियड होता है, दूसरा और तीसरा नॉर्मल होते हैं, तो चौथा और 5वां क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है यही दुरुस्त है।
मुंदरजैल में से किस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? ये आयोडीन की है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुंदरजैल में से किस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो फिर आपका जो ऑप्शन होगा फिर वो होगा फ्लोरीन होगा। अच्छा, एक पीरियड में इनमें से चीज़ कौन सी कम होती है? आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो जो कम होता है वो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेकिन पीरियड में दाएं से बाएं जानिब क्या होता है? कम होता है। यही दुरुस्त ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, उसके बाद नाउ एमसीक्यूज, आयनाइजेशन एनर्जी के मुताल्लिक गलत बयान की निशानदेही, मतलब कौन सा इसका बयान गलत है? ये पीरियड में बदतरीज कम होती है, तो ये बहुत गलत ऑप्शन है इसका कि कम नहीं होती, ये ग्रुप में कम होती है, पीरियड में इसका इजाफा होता है। अब इसी का एक और भाई है ऑप्शन कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुताल्लिक गलत बयान की निशानदेही करें, तो ये भी वही है, पीरियड में बाएं से दाएं जानिब क्या होती है? कम होती है। आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक होगा। ये तीसरे चैप्टर के एमसीक्यू हुए। अब डी स्टूडेंट्स चलते हैं हम चौथे चैप्टर के एमसीक्यूज़ पे। तो चौथे चैप्टर के एमसीक्यूज़ हमने यहाँ से शुरू करना है। पाँचवां आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, पाँचवें से करना है कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली की मदद जाए। तो ये आपके पास कैसे होता है? आयोनिक बॉन्ड की तारीफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ट्रांसफ़र होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ एटम्स होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास होगा छठा एमसीक्यू कि जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो ये भी कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, दो नॉन मेटल के दरमियान पर बनने वाला मुमकिन तौर पर ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा। ठीक है, अब उसके बाद 8वां एमसीक्यूज़ हमने नहीं करना, उसके बाद हमने एमसीक्यूज़ करना है जी 11वां एमसीक्यूज़ करना है कि कोवेलेंट बॉन्ड नतीजा है। कोवेलेंट बॉन्ड नतीजा है, कोवेलेंट बॉन्ड किसका बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग का नतीजा होता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन बनेगा। उसके बाद C2H2 के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं? ये 5 बॉन्ड्स होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ बना भी लेते हैं। H होता है सिंगल बॉन्ड के साथ C के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है C, फिर सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए एक बॉन्ड ये हो गए, 3 ट्रिपल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड हो गए और 3 डबल बॉन्ड हो गए, एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड एक और ये 5 बॉन्ड्स हो गए। अच्छा, उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज़ है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में जी 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास लास्ट एमसीक्यूज़ है 17, दरजैल में से कौन सा पेयर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है? मतलब कौन सा जोड़ा जो है कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है? अच्छा, अब देखें यहाँ पे कोवेलेंट यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जाएगा, लेकिन कौन सा? पोलर कोवेलेंट। ठीक है, ये अनपोलर हो तो क्योंकि दो एक जैसे एटम के दरमियान बनेगा, O के दरमियान। तो यहाँ पे देखें HCl, ये 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा, यहाँ पे पोलर पाया जाएगा। और H2O, तो H2O में तो होता ही पोलर बॉन्ड है आपके पास, ये भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, तो ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट हम देख लेते हैं आप 5वें चैप्टर के एमसीक्यूज़। अच्छा, 5वें के जो एमसीक्यूज़ करने हैं वो सिर्फ 7वां और 11वां है, सिर्फ 2 एमसीक्यूज़ करने हैं। इनमें से आने के एक तो लाजमी आएगा। एवप्रेशन में जो मॉलिक्यूल माया की सतह को छोड़ते हैं, अब देखें उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो वो अपनी जगह को छोड़ते हैं। दरमियान एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, कम एनर्जी तो नहीं छोड़ते, तो जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको दुरुस्त ऑप्शन होगा। उसके बाद माया का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है? अब माया का वेपर प्रेशर उस वक्त बढ़ता है जब उसका टेम्परेचर में इजाफा होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अच्छा, अब हम स्टूडेंट्स देख लें हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 में जो आपने एमसीक्यूज़ करने हैं वो कुछ करने हैं इस तरह। अच्छा, चौथा एमसीक्यूज़ आपके पास स्मार्ट सिलेबस में हिस्सा है, ये आपने करना है कि इनमें से किस सोल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है? तो पानी सोल्यूशन में जिसमें मोलरिटी कम होगी वही उसमें सोल्यूशन में क्या होगा? क्योंकि उसमें सोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो आपका जो 0.25 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, अगर 100 ग्राम को पानी में हाल की जाए, अब देखिए ये 100 ग्राम है तो इसका मतलब मैस हो गया, पानी के 10 CM3 अल्कोहल में हाल किया जाए, मतलब ये आपका सोल्यूशन है, तो परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम होगा। ठीक है, मैस ओवर वॉल्यूम जो आपका, अब ये वॉल्यूम और मैस नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप ये देख लें परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम होगा, वो आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा, मैस ओवर वॉल्यूम, ये आपने कंफर्म कर लें, क्योंकि 100 ग्राम है ये मैस का यूनिट है और CM3 जो है वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लास्ट में 12 और 13 कि जब एक सोल्यूशन को, थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं इसको साफ, कि जब एक सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, मतलब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जब उसको डाइल्यूट करोगे तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास। अच्छा, फिर को होता है मोलरिटी क्या होती है? सोल्यूट्स की मोल की वो जो सोल्यूशन की 1D3 मोल। ठीक है, डी आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा, यहाँ से सही नज़र आ रहा है तो देख लीजिए। अच्छा, ये आपका बी ऑप्शन लगाया मैंने और ये डी ऑप्शन लगाया, सोल्यूशन की 100 CM सोल्यूशन की DM3 1DM3 में। ठीक है, अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हमारा 7वां जो चैप्टर्स है उसकी तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बाय द वे ये भी।
अच्छा, इसमें आपने करना है 5 MCQs के। दरअसल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, तो शुगर सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होता जी। क्रोजन की सबसे आम मिसाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs, लोहे को जंग लगना, यही क्रोजन होती है। उसके बाद 8वां, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ऑक्सीजन से पानी बनने के अमल के दौरान इसमें से क्या वाक़या नहीं होता। हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करना ये वाक़या नहीं होता। ऑक्सीजन की रिडक्शन भी वहाँ पे होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हासिल करना भी होता है, हाइड्रोजन की रिडक्शन, ये सारी चीज़ें वाक़या होती हैं। अब जिंक का फार्मूला आपने लिखना है, जिंक का, तो जिंक का जो है वो ये वाला फार्मूला है, याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, MCQs में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको आपने Fe2O3NH2O, ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, यही आपका दुरुस्त ऑप्शन भी है, MCQs में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद आपके पास लास्ट MCQs है कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन में दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे क्यों, तो H+, ठीक है, यहाँ पे आपने देख लेना है H+, थोड़ा सा आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, तो H+ जो है वो क्या करता है, वो H+ क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे काम करता है। उसके बाद ये MCQ 7 चैप्टर के हो गए। अब हमारा लास्ट चैप्टर है 8 चैप्टर्स। तो 8 चैप्टर में क्या होता है, 8 चैप्टर में हमने जो MCQs करना है वो पहला करना है, मेटल इनमें से कौन से आयन वाले चार्ज होते हैं जी। मेटल्स के ऊपर तो ट्राई पॉजिटिव भी होते हैं, डाई पॉजिटिव भी होते हैं, यूनी पॉजिटिव, इसका मतलब ये तमाम हो गए। तो ये तमाम वाला ऑप्शन आपने लगा लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा तीसरा MCQs। तीसरे MCQs में क्या कहता है, तीसरे MCQ में सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है लेकिन रिएक्ट नहीं करती जी, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, बाकी चीज़ों के साथ रिएक्ट करती है। तो उसके बाद आपके पास हो जाएगा जी आपका MCQs है 7वां MCQs आपने करना है कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं क्योंकि ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इसलिए खारिज करते हैं जल्दी। अच्छा, इनमें से कौन सी मेटल आसानी से टूट जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली, अगर इंग्लिश मीडियम पूछा जाए, इंग्लिश मीडियम वाली की बुक में कुछ इस तरह से, इनमें से कौन सी मेटल आसानी से टूट जाए, फिर आपको सेलेनियम है, ठीक है, सेलेनियम। लेकिन अगर मेटल की बात की जाए तो फिर आपका दुरुस्त ऑप्शन सोडियम है। दरअसल में कौन सा नॉन मेटल चमकदार होता है, आयोडीन नॉन मेटल भी है और चमकदार भी होता है। अच्छा, नॉन मेटल आमतौर पर नरम होते हैं लेकिन इनमें से कौन सा सख्त होता है, तो डायमंड क्या होता है जी, सख्त होता है। दरअसल में से कौन से हल्के HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते जी, कार्बन रिएक्ट तो नहीं करते। तो ये आपके डियर स्टूडेंट्स MCQs हो गए और इंशाल्लाह 12/12 अगर MCQ मार्क्स नहीं आए तो 11/12 तो मतलब लाजमी आएंगे, 11/12 तो लाजमी इंशाल्लाह आपके पेपर में यही MCQs आएंगे और इंशाल्लाह कंफर्म ये नंबर कर लें। और देखें, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती, बहुत कम MCQs है, सिर्फ आप एक दिन अगर देखें, एक दिन जिस दिन पेपर उससे एक दिन पहले देख लें तो तब भी ये MCQs अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।